नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो मैं ऐसे दिन शूट कर रहा हूं जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखों के बीच में पड़ता है। एक तो है 3 जून यानी इंटरनेशनल बाईसाइकिल डे और दूसरा है 5 जून यानी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे। और ये दोनों ही दिन बड़े मुझे खास लगे क्योंकि साइकिल चलाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और पर्यावरण से भी मुझे बड़ा प्रेम है। और मैं ये जानता भी हूँ कि साइकिल में और अच्छे पर्यावरण के बीच में एक अच्छा संबंध है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी समझ साझा करूं आपके साथ कि अच्छा पर्यावरण कैसे हो सकता है और आपसे यह भी साझा करूं कि यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र इस मसले में क्या सोचता है और फिर उसके बाद यह भी बताऊं कि आखिर बिगड़ते पर्यावरण को सही करने का सही तरीका क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट को खोलेंगे वैसे ही आपको पता चलेगा, वहां देखने को मिलेगा कि इस बार की इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे की ऑफिशियल सेरेमनी पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसके अलावा आपको इस वेबसाइट पर कुछ और फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे एक फैक्ट आपको यह देखने को मिलेगा कि हमारी इस दुनिया में से, हमारी इस पृथ्वी पर से हर साल 4.7 मिलियन हेक्टेयर जंगल कट जाता है। ये डेनमार्क के एरिया से भी बड़ा एरिया है। इसके अलावा आपको यह पता चलेगा कि जितना भी वेस्ट वाटर हम और आप मिलकर इस दुनिया में अपने इस्तेमाल कर लेने के बाद में बहा देते हैं, उसमें से 80% से भी ज्यादा पानी बिना साफ किए हुए, बिना ट्रीट किए हुए ही समुद्रों में फेंक दिया जाता है। इसके अलावा आपको यह भी पता चलेगा कि पिछले 300 सालों में जितनी भी झीलें थीं, जितने भी वेटलैंड्स थे, वो सब उनमें से 87% वेटलैंड्स खत्म हो गए हैं पिछले 300 सालों के अंदर। यानी जब से खास तौर से आधुनिकीकरण, जब से खास तौर से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है, तब से अब तक इतना ज्यादा नुकसान पर्यावरण का इस धरती पर हो चुका है। इसके अलावा आपको और भी कई सारे ऐसे फैक्ट्स वहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसी वेबसाइट पर आपको एक और फैक्ट जानने को मिलेगा और वो ये कि कोविड-19 का जो प्रकोप हमने आपने झेला है और अभी भी हम में से कई सारे लोग इसे झेल रहे हैं, उस कोविड-19 की मूल वजह में से एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने बहुत भारी पैमाने पर जंगलों को काटा है, प्रकृति को तबाह किया है, कुदरत को तबाह किया है। और उसकी वजह से जो करोड़ों सालों से जीव जंतु जंगलों के अंदर अकेले रह रहे थे, मानव सभ्यता से, मानव आबादी से, मनुष्यों की आबादी से बहुत दूर रह रहे थे, वो इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जंगलों के तबाह हो जाने की वजह से इंसानी आबादी के करीब आ गए और इसलिए उनके वायरस अब हमारे पास आने लगे हैं, जिसकी वजह से कोविड-19 जैसी बीमारियां हमारे आपके बीच में लगातार फैल रही हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने इस साल के इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे की जो थीम रखी है वो रखी है रीइमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर। इसका मतलब यह है कि जो तबाही पिछले कुछ सालों में, पिछली कुछ सदियों में मनुष्य जाति ने मचाई है, कुदरत को जो तबाह किया है, उस कुदरत को वापस उसके पुराने स्वरूप में लेकर आना है। और इसके लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है 10 साल का, जो 2021 से लेकर 2030 तक चलेगा, जिसमें यूनाइटेड नेशंस का कहना यह है कि वे बहुत सारे पेड़ लगवाएंगे पूरी दुनिया भर में, बहुत सारी झीलें इससे क्रिएट होंगी, बहुत सारी कुदरत अपने वापस पुराने स्वरूप में आ जाएगी। चीन से भी ज़्यादा बड़े एरिया में, अमेरिका से भी बड़े एरिया में पेड़ जब लगाए जाएंगे तो धरती को बहुत सारी ऑक्सीजन मिलेगी। ओजोन परत में जो छेद होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं वो कम होंगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी और इस काम में अनेकों लोग लगेंगे तो उनकी गरीबी भी दूर होगी। ये सारी बातें यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और पढ़ने में बहुत ही बेहतरीन लगती हैं, सुनने में बहुत ही बेहतरीन लगती हैं। और कोई भी जो समाज के प्रति अपने आप को जिम्मेदार समझता है, पर्यावरण के प्रति अपने आप को जिम्मेदार समझता है, उसका दिल करता है कि वो भी कुछ ऐसे ही प्रयासों में यूनाइटेड नेशंस की या अपनी सरकारों की मदद करे। यूनाइटेड नेशंस ने जो बताया वो तो बताया, लेकिन हम सब लोग भी अपने अनुभव से जानते हैं कि हमारे मौसम में बहुत कुछ बदल गया है। अब गर्मी पहले से कहीं ज़्यादा पड़ती है, अब बरसात पहले के मुकाबले बहुत कम होती है। हम सब लोग देखते हैं कि पर्यावरण में प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसकी वजह से कैंसर की और दमा की यानी सांस की बहुत सारी बीमारियां हमारे लोगों के बीच में देखने को मिलती हैं। और इसकी वजह से हमें लगता है कि नहीं, पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है या और भी तमाम किस्म के उपाय करने की ज़रूरत है। तो जब लोग ये सब चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो उनको लगता है कि वे क्या ना कर दें अपने पर्यावरण के लिए, और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं अपने इस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, इसे बेहतर बनाने के लिए।
इसी क्रम में हम लोगों ने भी एक कोशिश की। सन 2012 में हमने अपनी एक टीम बनाई 7 लोगों की, और ये 7 लोग साइकिलों पर सवार होकर मथुरा से निकले। मथुरा से हम लोग अलीगढ़ होते हुए, अनूप शहर होते हुए, मुरादाबाद होते हुए, हल्द्वानी होते हुए फिर पहुंचे नैनीताल, और नैनीताल से हम लोग कालाडूंगी, काशीपुर, वापस मुरादाबाद होते हुए गाजियाबाद, दिल्ली के रास्ते फिर वापस मथुरा पहुंचे। इस पूरे रूट पर हमने तमाम स्कूली बच्चों के साथ में बातचीत की कि साइकिल चलाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और ख़ासकर पर्यावरण पर इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने तमाम जगह पर नुक्कड़ नाटक करके भी लोगों के बीच में ये संदेश दिया कि अगर साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा चलाएंगे तो मोटर वाहन चलाने की ज़रूरत कम पड़ेगी, और अगर मोटर वाहन कम चलाएंगे तो हम लोग धुआं कम निकालेंगे इस पर्यावरण में, और जितना कम धुआं हम छोड़ेंगे अपने माहौल में, अपने वातावरण में, उतना ही हमारा वातावरण अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारी एक समझ थी, और इस समझ के साथ में 2012 में हमने ये टूर किया। 2013 में हमने एक और अभियान लिया, और इस अभियान में हमने हज़ारों पेड़ लगाए, हज़ारों वृक्षारोपण किए अपने मथुरा ज़िले में। हमने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मदद से जो हमारी सरकारी नर्सरियां होती हैं वहाँ से खूब सारे पौधे खरीदे, उनको हम वाहनों में ले जाते थे, स्कूलों में हम लोग ले जाते थे और स्कूलों में ले जाकर उनको प्लांट करवाते थे, पार्कों में भी प्लांट करवाते थे। लेकिन स्कूलों में इसलिए प्लांट करवाते थे कि वहाँ पर थोड़ी बहुत उनकी देखभाल हो जाती है पार्कों के मुकाबले, क्योंकि हमारे यहाँ तो पार्क वगैरह की उतनी देखभाल होती नहीं है। इसलिए हमने स्कूलों में बहुत सारे पेड़ पौधे लगवाए और भी कैंपसेस में लगवाए। तो इस तरीके से 2013 की जो बरसात का जो सीज़न था, उस सीज़न में हज़ारों पेड़ पौधे हम लोगों ने लगवाए, हमारी टीम ने लगवाए, और बच्चों को, स्कूली बच्चों को हमने पर्यावरण के बारे में खूब सारा ज्ञान दे डाला, जो कुछ हमारी समझ थी। मतलब कुल मिलाकर हमारा कहना ये था कि अगर हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण बच जाएगा। 2017 में हमने एक और अभियान लिया, और यह अभियान ये था कि हमारे मथुरा जिले में यमुना पार के इलाके में एक डंपिंग यार्ड था, मतलब कूड़े का बहुत बड़ा पहाड़, और ये सारा कूड़ा, पूरे मथुरा शहर का कूड़ा उस जगह पर आता था जो जगह आबादी का इलाका थी, और उसमें उस कूड़े में आग लगा दी जाती थी, जिसका धुआं इतना ज़्यादा होता था कि आसपास के तमाम लोग उससे बीमार हो रहे थे। ये चीज़ पहले भी हो रही थी और आज भी ये काम हो रहा है। तो हमने आवाज़ उठाई 2017 में कि ये जो डंपिंग यार्ड है ये यहाँ से हटना चाहिए, इतना कचरा जो यहाँ पर आता है, जलता है, वो नहीं जलना चाहिए। इसके लिए हमने अभियान चलाए, लोगों के बीच में जा जाकर जागरूकता अभियान चलाए, मानव श्रृंखलाएँ बनाई, जिलाधिकारी से मिले, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिले, हमने मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठियाँ लिखी। मतलब एक लंबा कैंपेन था जो हमने 2017 में इस डंपिंग यार्ड के खिलाफ शुरू किया था। इसके अलावा हमने और भी कई सारी चीज़ें शुरू की, जैसे कि अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाने की जो एक रिवायत होती है, जो एक रस्म होती है, उसको भी हमने शुरू किया। हमने अपने दोस्तों को भी इसके लिए प्रेरित किया, इंस्पायर किया कि वे भी अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएं। तो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने ये काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारे मैसेजेस सोशल मीडिया पर आते हैं कि आप बारिश के मौसम से पहले तमाम पेड़ों के बीज इकट्ठा कर लीजिए, और जब बारिश का मौसम होता है तो उन बीजों को ऐसी जगहों पर डाल दीजिए जहाँ पर पेड़ नहीं हैं। तो जब बारिश का मौसम चलता रहेगा, परवान चढ़ेगा, तो उस दौरान ये बीज जड़ पकड़ लेंगे, अंकुरित हो जाएंगे और फिर बड़े पेड़ में तब्दील हो जाएंगे। तो इस तरीके के जो इमोशनल मैसेजेस होते हैं उनको देख पढ़कर हमने भी ये काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा हमने और भी कई तरकीबें ऐसी इस्तेमाल करना चालू कर दी हैं जिनसे हमें ऐसा लगता है कि पर्यावरण के प्रति हम अपनी कुछ जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिविजुअल लेवल पर यह सब करने से हमारे मन को संतुष्टि भले ही मिलती हो, लेकिन हमारे पर्यावरण में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता। बहुत बड़ा बदलाव अगर हमें इस पर्यावरण में करना है, इसे वास्तव में अच्छा बनाना है, तो हमको कुछ बातों पर गौर करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात हमको ये ढूंढनी पड़ेगी कि आखिर हमारे पर्यावरण की तबाही के मुख्य कारण हैं क्या। कुदरत की तबाही के कारणों पर जब हम लोग आमतौर पर बातचीत करते हैं अपने साथियों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, तो अक्सर वे लोग एक ही लाइन में जवाब दे देते हैं कि आधुनिक विज्ञान हमारी कुदरत की तबाही का कारण है। मतलब वे सारे मामले का सामान्यीकरण कर देते हैं। लेकिन अगर हम पॉइंट टू पॉइंट ये जानने की कोशिश करें कि हमारी कुदरत की तबाही के कौन से सबसे बड़े बड़े कारण हैं, तो हमें 5 कारण इसमें दिखाई पड़ते हैं। पहला कारण हमें मालूम पड़ता है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, यानी कि औद्योगिक खेती, माने ऐसी फसलें जिनका उपयोग सीधे सीधे मनुष्य के इस्तेमाल के लिए नहीं होता, बल्कि पहले वे फैक्ट्री जाती हैं, वहाँ प्रोसेस होती हैं और प्रोसेस होने के बाद में उद्योगों के काम आती हैं। खास तौर से तब हम उनसे बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं
ऐसी फसलों को हम कहते हैं औद्योगिक फसलें, और वे सबसे बड़ा कारण है हमारे पर्यावरण की तबाही का। इसके अलावा दूसरा जो कारण हमें मालूम पड़ता है वो है टिम्बर लॉगिंग, मतलब जंगलों का वो कटान जिसकी वजह से पेड़ों की लकड़ियां हमारे घरों में, हमारी इमारतों में इस्तेमाल होती हैं, खिड़की दरवाजे बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा इसका कुछ हिस्सा ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, मतलब कच्चा कोयला बनाने के काम भी आता है, और थोड़ा सा हिस्सा कुछ लोग आज भी अपने चूल्हों में जलाने के लिए लकड़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है हमारे पर्यावरण की तबाही की, और वो है माइनिंग, यानी कि खदानें खोदना, जिसके तहत हम लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के माध्यम से बहुत सारी धातुओं को ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, तेल निकालते हैं, गैस निकालते हैं, नेचुरल गैस निकालते हैं, और इसके अलावा पानी के लिए भी जो बड़ी बड़ी बोरिंग की जाती हैं उससे भी पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। चौथा कारण माना जाता है एक्सपेंशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब नए नए शहरों का निर्माण, और उन नए शहरों में पुलों का, बांधों का, बिजली के संयंत्रों का, इस तरीके के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण होता है उसकी वजह से भी हमारी कुदरत की बड़ी भयंकर तबाही होती है। और पांचवा कारण माना जाता है खुद क्लाइमेट चेंज को, मतलब जो चार पुराने कारण हैं उनकी वजह से जब ये कुदरत में डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है, एक असंतुलन आ जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी बार तूफान आता है, भूकंप आता है, इसके अलावा बाढ़ आती है, और कई बार जंगलों में आग लग जाती है, जिसकी वजह से भी हमारे पर्यावरण की बहुत ज़्यादा हानि होती है। ये कारण है तो एकदम वास्तविक, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम सारे के सारे उद्योगों को बंद कर दें और इन उद्योगों में प्रोड्यूस होने वाले, उत्पादित होने वाले सारे उत्पादों का, सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दें? क्या ऐसा हो सकता है? मुमकिन है? बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, और कुछ और ये है कि हम तमाम उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले, इनमें उत्पादित होने वाले तमाम प्रोडक्ट्स की संख्या को घटा सकते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन में थोड़ी कमी आ जाए, और इस प्रोडक्शन में कमी आने की वजह से जो तमाम कच्चा माल कुदरत में से नोच नोच कर, खींच खींच कर, खोद खोद कर इन उद्योगों में स्वाहा कर दिया जाता है, इस्तेमाल कर लिया जाता है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इससे कुदरत की बर्बादी तेजी से नहीं होगी, कुदरत अपने आप को रीगेन करने का एक समय ले लेगी, और जिसकी वजह से एक बैलेंस हमारे एनवायरनमेंट में बना रह सकता है। पूरी दुनिया के सारे प्रोडक्शन को, टोटल प्रोडक्शन को कम करने के लिए, लिमिटेड करने के लिए सबसे पहला काम तो करना पड़ेगा कि हमें अपनी पॉपुलेशन को, अपनी जनसंख्या को थोड़ा कंट्रोल में लेना पड़ेगा। और जनसंख्या को कंट्रोल करने का अब तक का सबसे बेहतरीन तरीका अगर कोई पूरी दुनिया की सरकारों ने अब तक खोजा है, तमाम विद्वानों ने खोजा है, तो वो ये कि अगर दुनिया के सारे लोगों को विद्वान बना दिया जाए, शिक्षित बना दिया जाए, तो शिक्षित आबादी में ऑटोमेटिकली जनसंख्या जो बढ़ती है वो बहुत कम गति से बढ़ती है। जितने ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे, विद्वान होंगे, पूरी दुनिया और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना से भरे हुए होंगे, उतना ही आबादी बढ़ने की रफ्तार कम होती चली जाएगी। तो एक तरीका तो हम ये अपना सकते हैं कि अपनी पूरी दुनिया के सभी लोगों को विद्वान बनाने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मुहिम छेड़ दें। इस मुहिम का एक फ़ायदा तो ये भी होगा कि हमारे समाज में तमाम लोग जिस किस्म की अय्याशियां करते हैं, शौक पालते हैं, जिनका वास्तविकता में इंसानी ज़रूरतों से कोई लेना देना नहीं होता है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। और दूसरा काम हम एक और कर सकते हैं, और वो ये कर सकते हैं कि इन तमाम उद्योगों में जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है उस पर कंट्रोल किया जाए। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि इन उद्योगों में ओवर प्रोडक्शन होता क्यों है। वैसे तो उद्योगों में ओवर प्रोडक्शन क्यों होता है, इसके बारे में मैंने बच्चों के लिए अर्थशास्त्र नामक वीडियो सीरीज़ में एक वीडियो बनाया था, ये वाला, इसे आप देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ इस वीडियो में भी थोड़ा संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि ओवर प्रोडक्शन क्यों होता है। असल में इस पूंजीवादी सिस्टम में हर उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके उसे बेचने की छूट है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की भी छूट है। इस चक्कर में दुनिया की सारी कंपनियां, दुनिया के सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े उद्योग अपने उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन करते हैं। जब वे कोई नया उत्पाद बाजार में लाने जा रहे होते हैं, उससे पहले से ही विज्ञापन करना चालू कर देते हैं, जिससे कि बाजार के अंदर एक बहुत ज़्यादा मांग बढ़ जाती है किसी भी प्रोडक्ट की। फिर उस प्रोडक्ट की मांग जब बढ़ जाती है, तो उस मांग को पूरा करने के लिए ये सारे उद्योग, ये सारी इंडस्ट्रीज, ये सारी कंपनियां जी तोड़ मेहनत करती हैं। मतलब मेहनत का मतलब ये नहीं है कि इन इंडस्ट्रीज़ का जो मालिक होता है वो खुद जाकर कोई चक्की पीसता है।
उसका मतलब यह है कि वो अपने उत्पादन को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है ताकि सारे के सारे बाजार पर उसका अकेले का कब्जा हो जाए। इस चक्कर में होता यह है कि सारी कंपनियां ऐसा ही सोच रही होती हैं, और जब सबकी सोच ये होती है तो वास्तविक ज़रूरत से कहीं ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, क्योंकि इन कंपनियों के बीच में आपस में तो कोई कोऑर्डिनेशन होता नहीं है कि दुनिया में कितने लोग हैं, उनकी कितनी ज़रूरत है और उसके हिसाब से कितना माल तैयार करना है। ऐसी कोई बॉन्डिंग तो होती नहीं है। हर व्यक्ति एक दूसरे से ज़्यादा माल पैदा करना चाहता है। हर व्यक्ति का मतलब हर इंडस्ट्री। और इस चक्कर में ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा, 20-50 गुना ज़्यादा माल उत्पादित हो जाता है। इस ओवर प्रोडक्शन को अगर रोक लिया जाए तो हम अपनी कुदरत को बचा सकते हैं। लेकिन जब तक इस दुनिया में पूंजीवाद मौजूद है, पूंजीवादी व्यवस्था मौजूद है, कैपिटलिज्म मौजूद है, तब तक ना तो ओवर प्रोडक्शन की समस्या को खत्म किया जा सकता है और ना ही पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के बढ़ने की गति को रोका जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा पूंजीवाद आपसी प्रतियोगिता पर, कंपटीशन पर टिका होता है। जब तक दुनिया के हर आदमी के बीच में इतना जबरदस्त कंपटीशन नहीं होगा, जब तक दुनिया का हर व्यक्ति, दुनिया की हर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अमीर होने के सपने नहीं देखेगी, तब तक पूंजीवाद चल ही नहीं सकता। और पूंजीवाद में इसी कंपटीशन के चलते ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होते रहना लाजमी बन जाता है। और जब इंडस्ट्रीज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर, और जब ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर चाहिए तो वे चाहिए सस्ते से सस्ते मजदूर, और सस्ते से सस्ते मजदूर तभी हो सकते हैं जब बहुत सारी आबादी हो, ताकि अगर एक मजदूर को कम तनख्वाह दी जाए और वो उस कम तनख्वाह पर काम करने से मना कर दे तो फिर उसकी जगह भरने के लिए सैकड़ों दूसरे मजदूर भी तैयार हों। यानी ये माहौल, पूरा का पूरा माहौल पूंजीवाद के माध्यम से, कैपिटलिज्म के माध्यम से, कैपिटलिस्ट के माध्यम से, पूंजीपतियों के माध्यम से बनाया जा रहा है। और इसी सारे माध्यम की वजह से हमारी कुदरत लगातार तबाह होती चली जा रही है, बहुत तेज गति से। इस सारी बात का सार ये है कि हमारी कुदरत की तबाही का कारण आधुनिक विज्ञान नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान पर कंट्रोल करने वाले पूंजीपति हैं। और उन पूंजीपतियों के द्वारा रचित किया गया पूंजीवादी माहौल हमारे पर्यावरण की तबाही का सबसे बड़ा कारण है। अगर हमको अपने पर्यावरण को बचाना है, इस कुदरत को बचाना है, तो पूंजीवाद को तबाह करना पड़ेगा। और पूंजीवाद की बजाय एक ऐसी व्यवस्था लानी पड़ेगी जिसमें पूरी दुनिया एक परिवार की तरह रहे, जिसमें पूरी दुनिया में सिर्फ उतना ही उत्पादन किया जाए जितना उत्पादन वास्तविकता में सारी इंसानी आबादी की न्यूनतम ज़रूरतों के लिए और बेहद आवश्यक ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। उससे ज़्यादा उत्पादन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर धरती ही नहीं होगी, अगर पर्यावरण ही बेहतर नहीं होगा, तो इंसानी आबादी कैसे जिंदा रह सकती है। दुनिया के हर मनुष्य की खुशहाली के लिए, उसकी उन्नति के लिए, इस दुनिया की उन्नति के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जिस समानता आधारित व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं, उसी को कहते हैं साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म, जिसके बारे में पूंजीवादी मीडिया के द्वारा तमाम किस्म का दुष्प्रचार, तमाम किस्म की गलत खबरें आपके पास भेजी जाती हैं। मैं चाहूँगा कि आप साम्यवाद और समाजवाद को गौर से पढ़ें, समझें, जानें। मेरे कुछ पुराने वीडियोस भी हैं, उनको भी आप चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें मैंने समाजवाद और साम्यवाद के बारे में थोड़ा विस्तार से बताया है। मैं आगे भी इस तरीके के वीडियोस बनाता रहूँगा जिसमें साम्यवाद के ज़रिए कैसे इस दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है, उसके बारे में मैं आपको कुछ और भी डिटेल्स दे सकूँ। इस पर्यावरण दिवस पर मैं चाहूँगा आप साम्यवादी व्यवस्था को गौर से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेजें। मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू।